दोस्तों, अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एम इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वीडियो कोर्स बनाए हुए हैं जिसमें आपको वीडियो के अलावा पीडीएफ नोट्स और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को एक्सेस करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें, जो कि महाविद्या जन कल्याण ट्रस्ट के अधीन काम करती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको MEC 106 का एक टॉपिक है जो कवर करा रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ वेलफेयर क्राइटेरिया इन पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि वेलफेयर का लॉस होने की स्थिति में गवर्नमेंट को मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना ही पड़ता है। तो पहली वजह इन्होंने बताई हुई है मोनोपोली पावर एंड वेलफेयर लॉस। दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमेशा रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है एफिशिएंटली। इसका मतलब ये हुआ कि हर मतलब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस क्योंकि प्राइस डिसाइड करते हैं और प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो सम है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन मोनोपोली के केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। मोनोपोली के केस में क्या होता है, प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ऊंची होती है। प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ऊंची होने की वजह से आप कह सकते हो मोनोपोली के केस में वेलफेयर लॉस होता है। तो दोस्तों, वेलफेयर लॉस और इन मोनोपोली के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली के बारे में। यानी कि जब आप एक मोनोपोली को क्रिएट करने देते हो तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी को उसका नुकसान नहीं होता, सोसाइटी को उसका नुकसान होता है। और सोसाइटी को जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। यानी कि एक तरीके से पूरी की पूरी सोसाइटी को मोनोपोली का नुकसान झेलना पड़ता है। इस वाली वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मोनोपोली क्रिएट होने का नुकसान क्या है। यानी कि आपको, मुझको, सरकार को, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को मोनोपोली क्रिएट होने का क्या नुकसान होता है, जिसको कि हम सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली या डेड वेट लॉस ऑफ मोनोपोली के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट पीजी इकोनॉमिक्स यूपीएससी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं। और सभी में ये कोर्स या सभी में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी कोर्सेज को हम अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम आपको समझाने वाले हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन में एलोकेटिव एफिशिएंसी मौजूद होती है, जिसकी वजह से इस केस में किसी भी तरीके की सोशल कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो मैक्सिमम होता है। कंपटीशन के केस में एलोकेटिव एफिशिएंसी पाई जाती है, उसको एक बार हम दोबारा समझा देते हैं। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन के केस में मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में नहीं समझा रहे हैं हम आपको इसको। परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो डिमांड होती है और जो सप्लाई होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस डिसाइड होता है। तो इस केस में ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। और क्योंकि इस केस में प्राइस जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, इसीलिए इस वाली कंडीशन में एफिशिएंसी पाई जाती है। इसको हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको समझा रखा है। लेकिन मोनोपोली के केस में इस तरीके से नहीं होता, बल्कि मोनोपोली के केस में हमेशा प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होने का मतलब यह है कि फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है। यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो प्रोडक्शन कर सकती है, उसकी वजह से कम प्रोडक्शन करती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चार्ज करना है। और इसकी वजह से कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से डेड वेट लॉस क्रिएट होता है। यानी कि डेड वेट लॉस क्या है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। डेड वेट लॉस और वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली ड्यू टू मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट सोल्ड। यानी कि वो कम से कम सामान बेचता है, यानी कि जितना सामान मोनोपोली क्रिएट कर सकता है उतना नहीं करता, बल्कि उससे कम क्रिएट करता है। इसी की वजह से सोसाइटी में कंज्यूमर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। देयर इज अ नेट लॉस ऑफ वेल बीइंग बिकॉज ऑफ मोनोपोली प्रोड्यूस इनएफिशिएंटी लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जो मोनोपोली जिस लेवल पे आउटपुट कर सकता है उससे कम आउटपुट करता है। अच्छा, तो यही रहेगा कि पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम डायग्राम से समझें और फिर हम इस डेफिनेशन पे दोबारा वापस आ जाएं। मैं आपको बता देता हूं कि हम इस डायग्राम को समझाएंगे, दो तरीके से समझाएंगे। पहला, वो कंडीशन जहां पर हमारी जो कॉस्ट है वो अंडर दी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, और दूसरी जो कॉस्ट है वो हमारी डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हो सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री।
इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, नॉट डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है। देखिए बहुत आराम से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम समझा रहे हैं आपको सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, यानी कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन ही आपके लिए बेटर है। मोनोपोली अगर मार्केट में आ गया तो नुकसान ही रहेगा, फायदा कभी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, सबसे पहले कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री लेके चल रहे हैं। हमने माना कि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जो कि टेक्निकल भाषा में डिमांड कर्व भी होता है, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और हमारी जो कॉस्ट है वो ये वाली है, यानी कि एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में होते, यहां पे मैं देखा, यहां पे मैं आपको एक कंपैरिजन भी करके दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए हम परफेक्ट कंपटीशन में होते तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की वजह से एसी और एमसी बराबर है। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। तो इस केस में 1 2 3 ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3, क्योंकि इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस होता नहीं, इसलिए टोटल सरप्लस होता है 1 2 3। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली के केस में इस तरीके से हमारी एमआर हमने ड्रॉ कर लिया, जो कि हमने ड्रॉ करना ही था। इस केस में इक्विलिब्रियम जो होता है वो ये वाला होता है, जहां पर एमसी एमआर को बराबर है, यानी कि इस केस में आप देख सकते हो कि एमसी जो है वो एमआर के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका होता EM, यानी कि फर्म कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती QM, और इस केस में जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो ज्यादा चार्ज किया जाता PM के बराबर। यानी कि अब अगर हम बात करें तो मोनोपोली के केस में कंज्यूमर सरप्लस का एरिया केवल 1 है, जबकि प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया 2 है, और इस केस में जो टोटल सरप्लस हो रही है वो 1 और 2 हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, यानी कि अब प्रोड्यूसर को ये वाला हिस्से की सरप्लस उसे मिल रही है, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा उसको प्राइस मिल रहा है, जबकि कंज्यूमर की सरप्लस केवल एरिया 1 है। अगर हम नेट चेंज की बात करें तो इसमें एरिया 2 का लॉस हुआ है, एरिया 3 का लॉस हुआ है। इस वाली कंडीशन में एरिया 2 का गेन हुआ है, और अल्टीमेटली हम बात करेंगे तो एरिया 3 का लॉस हुआ है। तो जो एरिया 3 का लॉस हुआ है इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे तो 1/2 दिस इज द हाइट इनटू बेस। अगर आपको इस वाली वैल्यू के बारे में पता हो और इस वाले के बारे में पता हो तो आप कंज्यूमर डेड वेट लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल हम कराने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम आगे बताएंगे। यानी कि अगर कभी आपको न्यूमेरिकली डेड वेट लॉस कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास परफेक्ट कंपटीशन में कितना प्राइस होगा वो हो, मोनोपोली में कितना प्राइस होगा वो होना चाहिए, क्वांटिटी मोनोपोली की कितनी होगी वो होनी चाहिए, और आपकी कॉस्ट कितनी होगी वो पता होना चाहिए। यानी कि अगर आपको ये चारों इंफॉर्मेशन पता है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आपकी मार्जिनल, आपकी जो डेड वेट लॉस है। अगर हम इसी टॉपिक को करें और टॉपिक को समझने की कोशिश करें कि अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती, यानी कि ऐसा केस जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उस केस में डेड वेट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा AR है जो कि डिमांड कर्व है हमारा, और ये हमारा MR है जो कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब मार्जिनल कॉस्ट को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में होगे तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होगा जिसको आप बोल रहे हो EC, और इस केस में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी वो इतनी प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोल रहे हैं QC, और प्राइस जो चार्ज किया जाएगा वो ये वाला प्राइस चार्ज किया जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं PC। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्वांटिटी आपको क्लियर है। अब इस केस में अगर हम बात करें, मैं इस लाइन को हटा रहा हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। इस केस में ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, ये वाला एरिया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था। मैं एरिया का नाम दे देता हूं 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने नाम दे दिए। तो अगर हम बात करें, अगर हम होते परफेक्ट कंपटीशन में,
परफेक्ट कंपटीशन में होती तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना होता? कंज्यूमर सरप्लस कितना होता है एक बार आप देख लीजिए। कंज्यूमर सरप्लस होता है एरिया 1, 2, 3 और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होता? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है एरिया 4 और 5 और टोटल सरप्लस कितना होता? टोटल सरप्लस होता है एरिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन हम हैं तो मोनोपोली में, और मोनोपोली के केस में इक्विलिब्रियम तब होता है जब MCMR बराबर हो। दिस इज यानी कि ये हमारा MR है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हुआ है वो ये वाला हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं QM, और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है? QM, और प्राइस कितना चार्ज किया जा रहा है? प्राइस चार्ज किया जा रहा है PM। देखिए बात वही है। अब इस केस में कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो केवल अब अगर हम मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली की केस में कंज्यूमर सरप्लस एरिया 1 है, क्योंकि पहले उसको मिल रहा था एरिया 1, 2, 3 क्योंकि वो प्राइस दे रहा था PC कंज्यूमर। अब क्योंकि वो प्राइस PM दे रहा है इसलिए कंज्यूमर को केवल एरिया 1 मिलेगा। यानी कि जो नेट चेंज हुआ है कंज्यूमर के नजरिए से वो हुआ है, लॉस हुआ है उसको 2 का और लॉस हुआ है 3 का। यानी कि ये हिस्सा जो है ये कंज्यूमर का लॉस है टू एरिया 2, ये एरिया 2 कंज्यूमर का लॉस है, और ये एरिया 3 ये कंज्यूमर का लॉस है। ये लॉस ऑफ कंज्यूमर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो पहले प्रोड्यूसर को मिल रहा था एरिया 4 और अब उसको मिल रहा है एरिया 4 के साथ साथ एरिया 2। यानी कि उसको 5 का तो लॉस हुआ है लेकिन 2 का गेन हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला दिस, ये है लॉस ऑफ कंज्यूमर और गेन ऑफ प्रोड्यूसर। इसलिए इस एरिया को तो कैंसिल कर दो, लेकिन लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है ये वाला एरिया का। यानी कि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 1, 4 और 2 मिल रहा है। यानी कि अब जो मिल रहा है ओवरऑल वो है 1, 2 और 4। इसका मतलब जो लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है? एरिया लॉस हुआ है 3 का और लॉस हुआ है 2 का, और इसी को बोलते हैं डेड वेट लॉस। यानी कि इसको और इसको जोड़ दें तो इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। डेड वेट लॉस का कंसेप्ट ये है कि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में काम करोगे तो परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो सम है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन मोनोपोली के केस में जहां सिंगल सेलर होता है, मोनोपोली हमेशा कम क्वांटिटी सेल आउट करने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट कंपटीशन के बराबर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा तो उसको मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही सामान बेचना पड़ेगा। यानी कि अगर वो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो उसको इतना ही प्राइस मिलेगा। लेकिन वो चाहता है मोनोपोली कि उसको ज्यादा प्राइस मिले। ज्यादा प्राइस मिलने के लिए वो कम लेवल पे प्रोडक्शन करेगा, और कम लेवल पे प्रोडक्शन करने की वजह से वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर को लॉस होता है, प्रोड्यूसर को फायदा होता है। लेकिन लॉस ऑफ कंज्यूमर एरिया बड़ा होता है और प्रोड्यूसर का जो गेन होता है वो कम होता है, और अल्टीमेटली इकोनॉमी को डेड वेट लॉस का सामना करना पड़ता है। मोनोपोली के केस में कई तरीके की कंडीशंस होती है जहां पर मोनोपोली जो है वो मार्केट मैकेनिज्म में बाकी के कंपटीटर को बाहर कर देता है। जैसे पहला केस हम बात करें नेचुरल मोनोपोली। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। नेचुरल मोनोपोली उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर एक फर्म अपनी कॉस्ट एडवांटेज होती है जिसकी वजह से वो बाकी की फर्मों को मार्केट में एंटर नहीं करने देती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए जो फर्स्ट मूवर है उसकी कॉस्ट 10 रुपये है और जो उसके बाद आएगी उसकी कॉस्ट आएगी मान लीजिए 1000 रुपये, तो डेफिनेटली 10 रुपये वाली ही जीतेगी। तो इसकी वजह से वो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। इसकी वजह से गवर्नमेंट को मार्केट में रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरीके की मोनोपोली की वजह से इस बात के बहुत चांसेस होते हैं कि कंज्यूमर को इसका बहुत नुकसान होगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एवरेज कॉस्ट प्राइस पॉलिसी या मार्जिनल कॉस्ट प्राइस पॉलिसी का यूज़ करती है। दोस्तों पेटेंट बेस्ड मोनोपोली, पेटेंट बेस्ड मोनोपोली का मतलब है कि कोई ऐसी मोनोपोली है जिसने किसी प्रोडक्ट का पेटेंट करा लिया है, और क्योंकि पेटेंट करा लिया है इसलिए मार्केट में केवल अकेला वही फर्म है जो उस तरीके की गुड्स को बनाएगा। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? हाई प्राइस चार्ज करेगा। इस हाई प्राइस चार्ज करने की वजह से
गवर्नमेंट को कई बार मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ता है और एक मैक्सिमम प्राइस गुड्स की डिसाइड करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कार्टेल एंड मार्केट कंट्रोल, कार्टेल की स्थिति में भी यानी कि बहुत सारी फर्में मिलकर एक साथ ग्रुप बना लेती हैं और एक साथ मिलकर प्राइस डिसाइड करती हैं। ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट है उसका रोल है कि वो मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करे और इस तरीके के कार्टेल को बनने ना दे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है यानी कि केवल सिंगल बायर है, तो इस केस में जो कोशिश वो करता है कि लेबर का एक्सप्लोटेशन हो, लेबर को कम से कम वेज मिले। इस स्थिति में भी गवर्नमेंट को मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ता है। यानी कि हमने ये समझा कि जब मार्केट में मोनोपोली होती है तो मोनोपोली की वजह से डेड वेट लॉस होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के इंटरफेयर की रिक्वायरमेंट होती है। 4 तरीके की कंडीशन ने आपको बताई। नेचुरल मोनोपोली, इसके में भी मार्केट के इंटरफेयर की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए इसके अलावा मोनोपोली का केस हो, कार्टेल बन जाए या किसी तरीके का पेटेंट लेकर कोई अपने आप को सुपीरियर बना ले, तो उस सभी केसेस में मोनोपोली की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक गुड्स की केस में भी मोनोपोली होती है। पब्लिक गुड्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ पब्लिक गुड्स के केस में, फिलहाल मतलब अगर आपको कंसेप्ट आने वाले फर्दर हम आपको पब्लिक गुड्स के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, पूरा चैप्टर है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि पब्लिक गुड्स का मतलब है पार्क। पार्क की जरूरत सबको है, लेकिन पार्क के अंदर एंट्री की कोई फीस नहीं होती है। पार्क में आप बिना एंट्री दिए जा सकते हो। इसका मतलब ये जैसे रोड है, अब रोड पे चलने की कोई फीस नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता। इस तरीके की चीज़ों को बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। दोस्तों पब्लिक गुड्स के बारे में बहुत ही डिटेल में हम आपको फर्दर आगे पूरा का पूरे चैप्टर में आपको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में भी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेटर तो यही रहेगा दोस्तों कि आप जब हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तब आप इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे आपके कंसेप्ट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसका हार्मफुल इफेक्ट किसी और व्यक्ति पे भी पड़ने वाला है। तो इस स्थिति मान लीजिए अपने घर के बाहर कोई कूड़ा जलाता है तो मुझे भी नुकसान होगा, तो मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ती है कि भाई तुम इस तरीके से कूड़ा मत जलाओ। या मान लीजिए कोई नदी में, मान लीजिए यमुना नदी में हर कोई कूड़ा डाल रहा है, तो इस तरीके से तो मैं भी प्रभावित होऊंगा, क्योंकि यमुना तो नदी मेरी भी है, उसी व्यक्ति की यमुना नदी नहीं है ना जो कूड़ा डाल रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को इंटरफेयर मार्केट सिस्टम में करना पड़ता है। दोस्तों इसके ऊपर भी पूरा का पूरा चैप्टर है। अब सोच के देखिएगा, एक पूरा का पूरा चैप्टर है और इसमें 3 लाइनें, तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में हम आपको ये वाला टॉपिक भी समझाने वाले हैं। इसके अलावा इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से भी मार्केट में फेलियर क्रिएट होती है, उसके ऊपर भी दोस्तों हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसको हम डिटेल में बताएंगे और बताएंगे कि गवर्नमेंट को मार्केट जहां पे इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है वहां पर बायर और सेलर में से किसी एक को नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से रेगुलेटर अथॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस कराना है तो इंश्योरेंस में IRDA है। इसके अलावा मेडिकल लाइन में भी आपको रेगुलेटर मिलेगा। इसके अलावा सेबी भी रेगुलेटिंग का काम करता है। यानी कि गवर्नमेंट को मार्केट मैकेनिज्म को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, खासतौर पर तब जब खरीदने वाले और बेचने वालों के पास इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में गवर्नमेंट को मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ जाता है, जिसके बारे में हम आगे दोस्तों फर्दर डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।